नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि नाभिक क्या होता है, नाभिक से संबंधित बेसिक फीचर्स तथा इस यूनिट में हम क्या करेंगे वो चीज़ें हमने बताई। दूसरे वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बताया कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे यानी सोने की पतली पन्नी पे डाला और उससे जो स्कैटर्ड यानी प्रकीर्णित जो कण थे उन कणों का अध्ययन किया और उसके आधार पे जो निष्कर्ष के रूप में उन्होंने दिया कि नाभिक का सॉरी जो एटम का ज़्यादातर भाग है वो खोखला होता है और जो संपूर्ण द्रव्यमान है एक छोटी सी जगह में केंद्रित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और साथ में ये बताया कि जब अल्फा पार्टिकल आपके नाभिक के पास से निकलते हैं तो संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण यानी स्कैटरिंग एंगल में क्या संबंध होता है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने ये बताया कि जब पार्टिकल पास से गुजरता है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है डायरेक्शन की वजह से, और डायरेक्शन की वजह से कितना चेंज आता है, वो चेंज आता है 2mv sin θ/2। ये मैं कल करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसके डायरेक्शन भी मैंने कल समझाई थी आपको कि इसके डायरेक्शन किस प्रकार से ज्ञात करें। ठीक है, तो ये P1 से π/2 माइनस θ/2 एंड आपकी P2 से भी कितने π/2 माइनस θ/2 यानी पाई माइनस θ/2 या पाई माइनस θ/2 यानी P1 एंड P2 से दोनों से डायरेक्शन सेम होती है। ये डायरेक्शन मैंने आपको कल आपको बताई थी कि ये स्थिति है, ये डेल P था आपका वेक्टर और ये P1 वेक्टर था और ये था आपका P2 वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन है ये लंबवत है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों मैंने आपको समझाए थे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और P1 और P2 के जो मोड हैं वो दोनों के बराबर हैं, वो भी समझाया कि किस प्रकार से ये दोनों बराबर हैं मोड दोनों के। ओके, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब आगे शुरुआत करते हैं इसको। देखो, आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है। आवेग संवेग क्या कहता है कि आवेग होता है, इम्पल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटा इम्प्लस आपके चेंज इन मोमेंटा यानी आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि संवेग में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटा इज कॉल्ड फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ओके, परंतु आवेग संवेग पर में आपकी है चेंज इन मोमेंटा यानी आई होता है, जो आई होता है वो आई किसके तुल्य होता है, यानी आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है, इस मोड। ओके, अब देखिए, आपने संवेग में परिवर्तन आपने ज्ञात किया। आवेग क्या चीज़ होती है कि बल है जो आपका फोर्स है वो एक क्षण भर के लिए लगाए यानी एक अलग टाइम के लिए लगाए। दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पास से अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ पे ये जो जगह थी यहाँ से ये टक्कर करके गया, ये आपका P1 और ये आपका P2 मोमेंटा। ओके, और ये सेंटर और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला, ये स्थिति। ओके, तो ये स्थिति ये आपका पाई माइनस θ/2 एंगल, और ये एंगल भी आपका ये आपका डेल P पाई माइनस θ/2। ओके, ये है स्थिति। ठीक है, अब देखिए आवेग क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, आई किस प्रकार से याद करें। आई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है टोटली इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कंप्लीट इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जो टाइम पीरियड है छोटे से टाइम अंतराल में जो फोर्स लग रहा है। जैसे बल्ले की बॉल टकराती है तो एक क्षण भर के लिए आपकी क्या होती है उस पर फोर्स अप्लाई होता है,
तो टोटल जो संपूर्ण प्रभाव है बल का वो जो रिप्रेजेंट करने वाली राशि होती है फिजिक्स में वो होती है आवेग। तो एफ डेल टी आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एफ डी टी आप कह दें, और टोटल के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये आपका। अब यहाँ पे फोर्स मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इस क्षण पे आपका अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ये, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका फाई, ये एंगल है, ये मैं मान लेता हूँ किससे, मोमेंटा से, जो एंगल है वो फाई है। तो एफ और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कोस फाई, यानी इस डायरेक्शन में, मोमेंटा के डायरेक्शन में एफ कोस फाई, इस डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में एफ कोस फाई सॉरी और डी टी, और इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो क्या आएगा आपके आवेग आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आवेग जो आया आपके पास, आवेग जो आया वो आवेग आएगा टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटा से फाई है तो एफ कोस फाई एंड संपूर्ण प्रभाव के लिए मैं डी टी कर देता हूँ। ओके, और ये जो आवेग है ये किसके बराबर है, ये चेंज इन मोमेंटा डेल पी के बराबर है, और डेल पी किसके बराबर है 2mv और साइन थीटा बाई 2 के बराबर है। ओके, इसका मोड जो है ये इसके बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ डायग्राम में समझा चुका हूँ आपको। अब फोर्स, तो कूलाम्ब जो ला है उसके अनुसार जो फोर्स होगा, यहाँ पे नाभिक आपके पास, यहाँ पे नाभिक और नाभिक, और ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस, और इसमें अल्फा पार्टिकल आपके, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के पास आवेश है 2e और इस नाभिक के पास आवेश है Za, और ये इसके बीच की आपकी दूरी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स और लगा रहे हैं हम। ए फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के 2e ZE अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स में शायद ही किसी की दिक्कत हो कि गुलाम नेम में आपके किसी की दिक्कत, के का मान होता है वो 1/4 पाई, अगर मीडियम नहीं है तो 4 पाई एप्सिलॉन, अगर मीडियम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो गुलाम नेम से ये चीज़ आ जाए। अब यहाँ पे टाइम का रिलेशन है, क्योंकि आपके पास एंगल है, वेरी क्या कर रहा है, एंगल कर रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो एंगल आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ये एंगल वेरी कर रहा है, फाई वेरी कर रहा है। टाइम को हमें पता नहीं है कि टाइम किस टाइम से किस टाइम से है, तो इस लिमिट को चेंज करना है। ये फोर्स आ गया आपका, अब आपको डी टी चेंज करना है। तो डी टी आप फाई के पदों में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, डी टी इक्वल टू मैंने लिख दिया, डी टी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, डी टी इक्वल टू लिखा डी टी बाई डी फाई, यानी डी फाई का मैंने ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी मैंने डी फाई का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब डी फाई अपॉन डी टी यानी चेंज इन एंगल, द रेट ऑफ चेंज इन एंगल फाई, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आपके पास ओमेगा अगर आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो डी फाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, ओमेगा कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए आप, यहाँ देखिए, देखिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम से अगर आप देखें, लॉज ऑफ एंगुलर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, जे इक्वल टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अब जे कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा, कि विद्यार्थी ये भी प्रश्न कर सकते हैं सर जे कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा। तो देखिए एक आपने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी है कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में जो गतियाँ होती हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, एंगुलर मोमेंटा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कहाँ किसने दिया ये नेम, केपलर ने। तो केपलर में आपने ये भी दिया कि एक समतल में होती है गति तथा आपके क्या होती है एंगुलर मोमेंटा, जे इक्वल टू क्या रहता है आपका, नियत रहता है। ओके, तो जे किसके बराबर, अगर जे नियत है तो जे होता है आई ओमेगा के बराबर होता है। आई यहाँ पे आपका आवेग नहीं है, प्लस नहीं है, ये क्या चीज़ है, आई क्या चीज़ है यहाँ पे, आई यहाँ पे मोमेंटा ऑफ इनर्शिया है, मोमेंटा ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। साथ में जे की जो मान होता है पी गुणा में क्या होता है, संवेग, और गुणा में लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत। तो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आई ओमेगा इक्वल टू क्या आया, पी क्रॉस बी आया आपके पास। ओके,
अब देखिए आई किसके बराबर होगा, अगर पार्टिकल का मास m है और बीच की दूरी r है, क्योंकि न्यूक्लियस भारी है, अल्फा पार्टिकल ही मूव कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का मास m है, तो अगर आपके पास डिस्टेंस r से ये पार्टिकुलर ये डिस्टेंस r से दूरी पे जा रहा है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो इसका लंबवत दूरी अगर r है तो एम आर स्क्वेयर, इस क्षण पे क्या होगा, आई का मान एम आर स्क्वेयर ओमेगा होगा, और एम वी बी साइन थीटा, यानी जो पी का मान है वो एम वी है और बी साइन थीटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्रारंभ में समय और बी के मध्य जो कोण होगा वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दोबारा बार बार डायग्राम बना रहे हैं हम, अगर ब्लैक बोर्ड हो तो एक बार में ही काम चल जाए। ये है, ये बी है आपका और ये है बी आपकी, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाते हैं, बी आप। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस आपकी बी रहेगी तो इस एंगल पे, यहाँ पे अगर एंगल देखें तो टोटली क्या है 90 डिग्री, तो पी क्रॉस बी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, पी का मान किसके बराबर है, एम वी के बराबर है, तो ये आ गया एम वी और बी। ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया एम आर स्क्वेयर ओमेगा इक्वल टू एम वी बी, तो ओमेगा इक्वल टू जो मान आया वी बी अपॉन क्या आ गया, वी बी अपॉन क्या आ गया, वी बी अपॉन आर स्क्वेयर आ गया, ओमेगा भी आ गया। तो ओमेगा को अगर पुट करेंगे तो डी टी का मान देखो, आर और फाइव के पदों में आ गया, डी टी इक्वल टू आर स्क्वेयर डी फाइव बाई वी बी। ओके, यहाँ कोई दिक्कत। अब ये जो समीकरण नंबर 5 आई है आपके पास, और एक समीकरण आपके पास 2 नंबर आई है, फोर्स की जो समीकरण है, ये फोर्स है, फोर्स एंड टाइम, ये दोनों जो 2 एंड 5 है वो किस समीकरण में पुट कर दें, समीकरण 1 में पुट कर दें। अगर आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। अब देखिए फाइव मैं पहले ही बता सकता हूँ, फाइव पहले समय के अनुरूप थी लिमिट, अब फाइव के अनुरूप है, तो फाइव की जो चेंज की है वो फाइव आपका कहाँ से कहाँ चेंज होगा, ये यहाँ और यहाँ, ये एंगल है दो, तो ये अगर इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन में आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे लिमिट में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, और बाकी मैंने फोर्स की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये जो है ये मैं फोर्स की वैल्यू रख रहा हूँ के जेड ई स्क्वेयर, सॉरी 2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, ये जो है वो फोर्स की वैल्यू, एंड कोस फाइव आपका एंगल, और आर स्क्वेयर डी फाइव बाई वी बी किसका मान है, ये तो डी टी का मान मैंने पुट किया है, ठीक है, और ये जो मान है मैंने फोर्स का पुट किया, बाकी कुछ नहीं किया, ये मैंने बीच में निकाला है जो समझा दिया, ये लिमिट भी आपको अच्छी प्रकार से समझा दी कि ये लिमिट किस प्रकार से आई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट जो राशि हैं वो मैं बाहर ले गया, इस साइड तो कोई चेंज होना नहीं, 2 एम वी साइन थीटा बाई 2, और इस साइड में 2 आपका अचर है, की अचर है, जेड ई स्क्वेयर अचर है, वेलोसिटी अचर है आपकी, बी अचर है, तो ये चीज़ें बाहर आ गई, केवल फाइव आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, तो फाइव वेरिएबल क्वांटिटी है, तो फाइव को मैंने क्या किया, कोस फाइव आया, और लिमिट आपके पास ये कोस का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, साइन फाइव और साइन फाइव, इसका इंटीग्रेशन साइन फाइव और लिमिट ही, अगर आप लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले अपर लिमिट तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है, गौर करें साइन माइनस थीटा होता है सेकंड में आपके, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इस कारण से यहाँ पे जो साइन आया ये साइन क्या आया, प्लस का साइन आया। क्लियर। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, यहाँ पे आया आपके पास 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा के बराबर, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास क्या आया, 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, इस बात में आपके किसी का डाउट नहीं होना चाहिए।
यहाँ देखिए एक चीज़ की गई है, थोड़ा सा कई विद्यार्थी कन्फ्यूज हो सकते हैं। यहाँ जो 2 है वो 2 से 2 कैंसिल हो गया इस साइड में, तो केवल यहाँ जो 2 बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ से 2 यहाँ हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पे 2 cos θ/2 है, वो 2 आपका यहाँ है। ओके, इसके पास यहाँ नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका 2 यहाँ है। अब देखिए यहाँ से वी बी यहाँ इस साइड ले जाएंगे तो mv² 1/2 में यहाँ ले गया, ये 2 है, जो ये 2 है ये यहाँ ले गया, और वी बी था वो ऊपर ले गया, ठीक है, इसके साथ। तो ये आ गया mv² b sin θ/2, और 1/2 इसलिए लगाया कि ये काइनेटिक एनर्जी बन जाए 1/2 mv², और b sin θ/2 इक्वल टू kze² cos θ/2। ओके, अब देखिए b इक्वल टू, क्योंकि आपका रिलेशन क्या चल रहा है, b एंड आपको किस में रिलेशन चाहिए, थीटा में रिलेशन चाहिए, तो b इक्वल टू क्या है, kze² बाई काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने लिख दिया, और cos θ/2 बाई sin θ/2, और cos θ/2 और sin θ/2 किसके बराबर आएगा आपका, cot θ/2। और तो यहाँ पे आपके रिजल्ट आया b इक्वल टू kze² बाई e cot θ/2। अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कांस्टेंट रहे या है, या एक निश्चित आपकी गतिज ऊर्जा वाले अल्फा पार्टिकलों को अगर आप आपतित करवाएं तो क्या होता है, देखिए एंगल एंड θ/2 एंड b के बीच का जो ग्राफ है, θ/2 एंड b के बीच का ग्राफ है, वो ग्राफ इस प्रकार का आएगा b, क्योंकि कोट का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का ग्राफ होता है। θ/2 ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल है, और ये पाई है आपका, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में आपके इस प्रकार से पार्टिकल आएंगे। ओके, तो b एंड कोट θ/2 के बीच एंगल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान बढ़ाएं तो क्या होता है, थीटा का मान अगर बढ़ा रहे हैं, इन दोनों ग्राफ साथ में कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल अगर इंटरप्रिटेशन ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। देखिए क्या हो रहा है, b का मान बढ़ा रहे हो आप, तो थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। b का मान अगर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे कोट का ग्राफ है, तो कोट θ/2 का ग्राफ इस प्रकार का है, तो अगर आपका मान है 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री है, पहली कंडीशन लेते हैं अपने यहाँ पे, ये फर्स्ट कंडीशन कह देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो कि b का मान यहाँ पे 0 है, क्योंकि b का मान आपको पता है, b का मान अगर 0 है, b का मान 0 है, तो कोट θ/2 का मान भी क्या होगा, 0 होगा। कोट θ/2 का मान भी क्या होगा, 0 होगा, और कोट θ/2 का मान 0 होगा, और b का मान अगर 0 है तो कोट θ/2 का मान भी क्या होगा, 0। और कोट θ/2 का मान 0 कब होता है, कोट θ/2 का मान 0 कब होता है, ये होगा, इसका मतलब कोस θ/2 का मान 0, कोस θ/2 का मान 0, इसका मतलब θ/2 इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। ओके, तो अगर आपके पास b का मान 0 है तो कोट θ/2 0, कोट θ/2 0, इसका मतलब कोस θ/2 0 है, कोस θ/2 0 है, तो कोस का मान 0 कब होता है, 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पे होता है तो थीटा का मान क्या आएगा, 180 डिग्री, अर्थात पार्टिकल आपका 180 पे मूव करेगा, ठीक है, आया रिलेशन। अब अगर b का मान बढ़ाएं आप, b का मान बढ़ाएं अगर, तो कोट θ/2 का मान भी क्या होगा, b का मान अगर आप बढ़ाएं तो कोट θ/2 का मान क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, कोट θ/2 का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। b का मान अगर आप बढ़ा रहे हो तो कोट θ/2 का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब θ/2 का मान क्या होगा, θ/2 का मान कम होगा, यानी उल्टा रिलेशन है, डिक्रीज होगा। इसका मतलब थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ओके, तो बी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा, कम होगा। अब अगर बी का मान आप इन्फिनिटी ले लें, बी का मान इन्फिनिटी यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ले लें आप, बी थर्ड कंडीशन में ले रहा हूँ। तीन कंडीशन है, एक और एक बीच की कंडीशन और एक इन्फिनिटी। बी का मान आपने मतलब टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर जहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा। अगर बी का मान आपने इन्फिनिटी दिया तो कोट थीटा बाई 2 का मान क्या है, इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे साइन, क्योंकि कोट होता है कोस अपॉन साइन होता है, कोस अपॉन साइन का मतलब आपके पास आएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या है, जीरो है, तब ये कंडीशन बनी। अगर ये जीरो है तो साइन थीटा बाई 2 अगर जीरो है तो ये थीटा बाई 2 भी क्या होगा, जीरो। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका मतलब इस कंडीशन में b का मान इन्फिनिटी अगर है तो b का मान क्या होगा, जीरो। इस कंडीशन में b का मान अगर जीरो है तो थीटा का मान क्या होगा आपके 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर b का मान जीरो से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो थीटा 180 डिग्री से घटते घटते क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर है आपकी ये बात, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड बी एंड कोट थीटा बाई 2 में रिलेशन भी आपके पास है, या फिर अगर 10 में करना चाहो तो आप 10 में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा संशोधन कर लेना बेटा, न्यूक्लियस की स्पेलिंग या फिर जगह जगह गलत लिखी है मैंने तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है वो बड़े प्रश्नों में भी आता है। ये भी बड़े प्रश्नों में आता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन के क्या पोस्टुलेट्स हैं। हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न मैं बता देता हूँ। कल हमने शुरू किया था और आज हमने कंप्लीट किया है। दोबारा से प्रश्न देखिए कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन के क्या अभिग्रहित हैं, मैंने पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटर्ड एंगल में रिलेशन, हमने ये जो क्वेश्चन था ये कर रहे थे। तो पोस्टुलेट्स मैंने कल बता दिए थे आपको, और आज मैंने ये बता दिया कि बी प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोट थीटा बाई 2 के। और ये बताया जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये रिलेशन आपका हमने अच्छे प्रकार से डिफाइन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।